हेलो नमस्कार बच्चों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीएनएसटी पीवीएफटी के जूलॉजी के 30 क्वेश्चन। ठीक है, बायोलॉजी का जो भाग होता है जूलॉजी। इसके पहले हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी के वीडियोस डाले हुए हैं, क्वेश्चन डाले हुए हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि आप लोगों को आइडिया लग जाए इसलिए। और आज लेके आए हैं जूलॉजी के 30 क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन की जानकारी और बीएनएसटी पीवीएफटी के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। ऐसी आपको बेसिक जानकारियां जो है मिलती रहेंगी। इससे आपका मार्गदर्शन होगा, आपको पता चलेगा किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और अपना सिलेक्शन श्योर करना है। चलिए चलते हैं। जैसे आज हम बात करने वाले हैं बीएनएसटी और पीवीएफटी। ये बीएनएसटी का पेपर है 2019 का, फर्स्ट पॉली का पेपर 2019 का कैसा पेपर आया था, क्वेश्चन कैसे आते हैं ये आप लोगों को पता चल जाएगा। इससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो आपको पढ़ाई करने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, जूलॉजी का क्वेश्चन है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जूलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो कॉमन क्वेश्चन है। ये तो कोई भी बच्चा कॉमनली बना सकता है इसको, है ना। और ये याद रखिए 30 क्वेश्चन में 5 से 7 ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को हर एक विषय में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी में, बॉटनी में, इंग्लिश में, जो बिल्कुल सबसे बनते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि 8 से 10 क्वेश्चन सब लोग बनाते जो भी बैठता है एग्जाम में यूनिवर्सिटी के लिए। पर क्रैक करने के लिए जो है हमको 12 से 15 नंबर की आवश्यकता है। मतलब 8 से 10 नंबर तो सभी लोग ला रहे हैं, पर आप लोगों को 12 से 15 मतलब 5 नंबर के लिए और एक एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। ठीक है, आपके पास लगभग 40 दिन का समय अब बच गया, 40 से 45 दिन का समय आपके पास बचा है, तो काफी वक्त होता है। 11th और 12th जो आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, शिवलाल की बुक हो, प्रबोध की हो, युगबोध की हो, या फिर एनसीईआरटी का बुक यदि आपके पास तो ठीक है, और नहीं भी है तो आपका जो आपने 11th और 12th में प्रबोध का, शिवलाल का, युगबोध का जो बुक पढ़ा है वही एनसीईआरटी हो चुका है। ठीक है, एनसीईआरटी ही है वो, तो उसी से आप पढ़िए, इधर उधर मत होइए। और सॉल्ट पेपर का जो है मार्केट से आप कर लीजिएगा, सॉल्ट पेपर कर लीजिएगा, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको 5 नंबर जो है आपको एक एक्स्ट्रा पढ़ाना है। जो नॉर्मल लोग जो है सिलेक्शन जो लेते हैं और जो नहीं ले पाते हैं, उसमें 5 नंबर 6 नंबर का जो है अंतर होता है बस। जनरली लोग 8 से 10 नंबर लाते हैं, आप लोगों को 12 से 15 नंबर लाना है। और जूलॉजी, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी कहा हुआ है, पहले की वीडियोस में भी कहा हुआ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ पड़ता है बायो के स्टूडेंट के लिए, परंतु जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी तो मेनली जो है स्ट्रॉन्ग रहता है। तो आप जूलॉजी में ज्यादा नंबर कवर करने की कोशिश करिए, बॉटनी ज्यादा नंबर कवर करने की कोशिश कीजिए। और कल जो वीडियो डलेगा, क्योंकि मैंने इसके पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और ये जूलॉजी का वीडियो है, और उसके बाद जो है कल जो है इंग्लिश का वीडियो डलेगा। तो आप ये सारे वीडियो देखिए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे जनरल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस प्रत्येक 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई कौन दिवस मनाया जाता है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। विश्व महिला दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, कौन सा मनाया जाता है 11 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस। और ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये हर एक बच्चा जो है जो भी बैठेगा उसको बिल्कुल बना के आएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिए, द्विपद नाम पद्धति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी। द्विपद नाम पद्धति किसने दी थी, जीवों को किसने दी थी। बायोलॉजी में अपन ने पढ़ाया था, इसका तो आपको मालूम है। एक्चुअली ये कार्ल लिनियस मतलब कैरोलस लिनियस है ना। कार्ल लिनियस मतलब कैरोलस लिनियस, ये भी कुछ जनरल क्वेश्चन है। और बायो, यदि बायो पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए बिल्कुल कठिन क्वेश्चन है, ये कुछ जनरल क्वेश्चन है, सबको मालूम है। जिसने बायो से 12वीं पास आउट किया है उसको मालूम है इसका आंसर। द्विपद नाम पद्धति की प्रणाली जो है, जीवों की द्विनाम पद्धति जो है, किसने दिया था, कार्ल लिनियस ने दिया हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा पहला कार्ल लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड वाला। अनुवांशिक विकार का कैरियोटाइप यानी गुणसूत्र प्रारूप जो गायनेकोमेस्टिया प्रदर्शित करता है वो कौन सा है। तो 44 + XY, 44 + XX, 44 + XX, 44 + XX, तो ये है इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, 44 + XY जो है ये जो है कैरियोटाइप को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं यहाँ पर। ऊतक जो त्वचा के नीचे पाया जाता है और वसा को संग्रहित करता है, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है। बिना पढ़े आप 12वीं बायो से पास हैं, बिना पढ़े आप इस क्वेश्चन बिना विशेष तैयारी के बना सकते हो आप। ऊतक जो त्वचा के नीचे पाया जाता है और वसा को संग्रहित करता है, तो ये कौन सा ऊतक होगा, कौन सा ऊतक है, ये वशी ऊतक है, वसा ऊतक है, क्योंकि नाम में ही यहाँ पे क्वेश्चन में समझ में आ रहा है। त्वचा के नीचे पाया जाता है और वसा को संग्रहित करता है, कौन सा ऊतक होता है, वशी ऊतक होता है। फैटी
जो है टिश्यू होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए उपकला ऊतक है, संयोजक ऊतक है, वसा ऊतक है। देखो ये आगे वसा ऊतक है, पेशी ऊतक हो जाएगा इसका वसा ऊतक। तो देखा आपने यहाँ पे 3 क्वेश्चन, अभी 4 में से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जनरल है, जो सबसे बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, निम्नलिखित में से कौन रज्जु की यानी कार्डेट्स की विशेषता नहीं है। देखो जो ये एनिमल्स का पार्ट होता है, एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं, कशेरुकी इनको बोला जाता है, कार्डेट्स बोला जाता है, जिनमें रज्जु जो है पाई जाती है। तो ये विशेषता नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें जो है गुद, पक्ष, पुच्छ, हृदय, अधर है, हृदय अधर ये भी है, ये भी है। अधर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये शायद नहीं होना चाहिए। वेंट्रल सेंट्रल, हाँ ये बिल्कुल नहीं है। अधर, अधर का मतलब वेंट्रल है। केंद्रीय का तंत्र ये नहीं पाया जाता है इसमें। और पृष्ठ जो भी पाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा। क्या पूछा है कि कार्डेट्स की विशेषता नहीं है। ठीक है, कार्डेट्स की विशेषता नहीं है, तो अधर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता कार्डेट्स में, ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या के सांख्यिकी अध्ययन को क्या कहते हैं। देखो ये भी जनरल क्वेश्चन है ना, जनरल क्वेश्चन है, जनसंख्या के सांख्यिकीय अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखो जनरल क्वेश्चन है ये वाला। बायोग्राफी कहते हैं, साइको बायोलॉजी कहा जाता है, कैलीग्राफी या डेमोग्राफी का क्या कहा जाता है। इसको चौथा आंसर सही हो जाएगा, डेमोग्राफी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, वात स्फीति एक पुरानी बीमारी है जो प्रभावित करती है। तो वात स्फीति किस अंग को प्रभावित करती है हमारे शरीर में, ये बताना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन में आप, फेफड़े, हृदय, आमाशय, यकृत, है ना, किसको प्रभावित करती है। तो ये जो वात स्फीति है ये श्वसन से संबंधित परेशानी, श्वसन से संबंधित बीमारी है। और श्वसन से संबंधित जो अंग है वो कौन है, फेफड़ा है। वात स्फीति जो होता है वो किससे, क्रोनिकल डिसीज, ये किससे संबंधित होती है, क्रोनिकल डिसीज। वात स्फीति किससे है, श्वसन से संबंधित, सांस लेने संबंधित बीमारी है। और इसका आप समझ में आ रहा है, आप कितना लॉजिक तब लगा ही सकते हैं कि जब सांस लेने संबंधित बीमारी है तो किसका, किस अंग को प्रभावित करेगी, फेफड़े को प्रभावित करेगी। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, फेफड़ा, लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 अनुवांशिक रूप से भिन्न जीव निम्न के कारण समान अनुकूलन दिखाते हैं। निम्न के कारण, उत्परिवर्तन, सह विकास, अभिसारी विकास और अपसारी विकास। तीसरा जाएगा इसका, तीसरा अभिसारी विकास, अभिसारी विकास के कारण दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9वां, एक ड्रग एडिक्ट यानी नशे का लती आदमी, आदि नशे का आदि व्यक्ति जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के विनिवर्तन लक्षण को दिखाता है। उपरोक्त सभी पहले देखने इसको अपन, केवल कंपन, ये तो बिल्कुल दिखाता है। केवल मतली और पसीना, मतली का मतलब होता है वोमिटिंग सोना, है ना, उसका जी मचलाना। और पसीना आता है उसको होता है, ऐसे नशे के आदि व्यक्तियों के साथ ये होता है, कंपन भी उसके शरीर में होता है, मतली और पसीना आता है। केवल तनाव भी उसको रहता है। मतलब उपरोक्त सभी जो है, पहला वाला आपका आंसर आ जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, गर्भनाल यानी प्लेसेंटा, जो गर्भनाल यानी प्लेसेंटा जो होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है तो बच्चे और माँ के बीच जो भी भोजन का, श्वास का और जो भी संबंधों का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है, गर्भनाल यानी प्लेसेंटा के द्वारा ही होता है। का अंतःस्राव कार्य होता है और यह कई हार्मोन पैदा करता है। निम्नलिखित में से कौन गर्भावस्था के पश्चात चरण में उत्पन्न होता है, लास्ट स्टेज में उत्पन्न होता है। क्या, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन रिलैक्सिन और क्या है चौथा वाला, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोड्रोट्रोपिन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा। ये भी बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है जो आप 11वीं 12वीं यदि बायो आपने पढ़ा है, बियोलॉजी आपने पढ़ी है, ध्यान से पढ़ी है ना, आज समझ के पढ़ा है, तो आप बिल्कुल इसको आराम से बना सकते हैं। क्या आता है, रिलैक्सिन आता है। क्योंकि ये क्या बोल रहा है, गर्भावस्था के लास्ट चरण में, लास्ट स्टेज में क्या उत्पन्न होता है, रिलैक्स करने के लिए, माता को रिलैक्स करने के लिए, बच्चे को रिलैक्स करने के लिए रिलैक्सिन उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा, ये रिलैक्स रिलैक्सिन आपको याद रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए 11 क्वेश्चन, गैस्ट्रिक ग्रंथियों में पेप्टिक सेल स्रावित करती है। गैस्ट्रिक ग्रंथि है जो होती है, गैस्ट्रिक ग्रंथि में कौन सा जो है पेप्टिक सेल क्या स्रावित करती है, ये बताना है। मतलब कुल मिला के बात है कि गैस्ट्रिक ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है। अंतस्थ घटक, बलगम या कफ, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, अंतस्थ घटक भी नहीं हो सकता। HCI और HCI भी नहीं होता। पेप्सिनोजन, ये भी सही है, चौथा वाला आ जाएगा इसका सही आंसर, पेप्सिनोजन। क्योंकि आप लोगों को मालूम है गैस्ट्रिक ग्रंथियों से क्या निकलता है, पेप्सिनोजन निकलता है, हार्मोन निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मोडियम। अच्छा, ये प्लाज्मोडियम आ गया। प्लाज्मोडियम जो है एक प्रोटोजोआ होता है क्योंकि बीमारियां फैलाता है। प्लाज्मोडियम से मलेरिया बीमारी होती है, आप लोगों को पता है। तो प्लाज्मोडियम को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 2 मेजबानों की आवश्यकता होती है। और ये 2 मेजबान कौन है, एक मादा एनाफिस मच्छर, दूसरा मानव। ठीक है, तो उसमें क्या बोल रहा है, युग्मक उत्पादन किस मेजबान में होता है, युग्मक का उत्पादन किस मेजबान में होता है, मादा एनाफिस में होता है कि मानव में होता है, ये बताना है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये बोल रहा है मादा एनाफिस मच्छर, इसमें ये है नर एनाफिस होता ही नहीं, मानव है। तो इसमें जो युग्मक उत्पादन जो होता है वो किसमें होता है, मानव में होता है। युग्मक का उत्पादन मादा एनाफिस में बिल्कुल नहीं होता है, किसमें होता है, मानव में होता है। 2 ही मेजबान होते हैं इसमें। ठीक है जी,
प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र दो जीवों में पूरा होता है, मादा एनाफिलीज में और दूसरा मानव में, क्योंकि मानव को काटता है तब मलेरिया होता है, जो जीव काटने से नहीं होता है। तो मादा एनाफिलीज में ये जो है युग्मक उत्पादन नहीं होता, किसमें होता है? मानव में होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त कणिकाओं और प्लाज्मा के विश्लेषण हेतु रोगी से निकाले गए रक्त के नमूने में जोड़ा जाने वाला पदार्थ है हिपेरिन, सोडियम ऑक्सलेट, बर्फ का टुकड़ा, कैल्शियम कार्बोनेट। बर्फ का टुकड़ा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सोडियम ऑक्सलेट और कैल्शियम कार्बोनेट रसायन ये भी नहीं हो सकते। तो हिपेरिन जो रक्त कणिका है, ब्लड से संबंधित जो शब्दावली आपको यहाँ समझ में आ रही है वो कौन है? हिपेरिन है। हिपेरिन जो है ये इससे समझ आ जाएगा। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा कौन सा? ये भी कोई जनरल क्वेश्चन है, और जनरल यदि मान लीजिए आप बायो की स्टूडेंट है तो बात ही नहीं है फिर तो बार बार ये बोलने की, क्योंकि यदि आप यहाँ पे इसका तुक्का भी लगाएंगे, यदि मतलब वैसे तो लगाना नहीं है, पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, पर फिर भी यदि तुक्का भी लगाते हैं तो आप हिपेरिन में बिल्कुल पहुंच जाएंगे और सही आंसर आप इसमें कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 14, डीएनए पॉलीमरेज के कार्यात्मक होने के लिए आवश्यक द्विसंयोजक धातु धनायन है, कौन सा है? तो हाइड्रोजन 2+, Hg मतलब पारा 2+ आयन, बेरियम 2+ आयन, मैग्नीशियम 2+ आयन, पोलिनियम 2+ आयन। सही आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम, है ना। डीएनए पॉलीमरेज में, डीएनए में आवश्यक जो पॉलीमरेज में आवश्यक जो धातु होती है वो कौन सी यूज होती है? मैग्नीशियम यूज होती है। आप लोगों को मालूम है, डीएनए पढ़ा है आप लोगों ने, तो आप ये आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, 10 वर्ष की आयु से पहले शरीर में टेस्टोस्टेरॉन का अत्यधिक उत्पादन एक स्थिति उत्पन्न करता है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। तो टेस्टोस्टेरॉन जो है वो जो है मतलब यौन अवस्था से संबंधित, यौन अवस्था उत्पन्न करने वाला, यौन अवस्था से संबंधित हार्मोन है। तो देखते हैं जरा इसके 10 वर्ष की आयु से पहले यदि इसका उत्पादन शरीर में होने लगे तो क्या स्थिति बनती है ना। तो यहाँ पे देखेंगे षढ़ा भता या क्लीबा भता, या दूसरा नंबर है अल्प जनन ग्रंथिता, तीसरा नंबर है अशामिक यौवन, बिल्कुल ये होगा अशामिक यौवन, और गायनिकोमेस्टिया। तो सही आंसर हो जाएगा इसका तीसरा अशामिक यौवन। मतलब 10 साल से पहले यदि टेस्टोस्टेरॉन शरीर में रिलीज होने लगे तो इससे मतलब असामिक यौवन का मतलब समय से पूर्व ही उस मानव में, उस लड़के में, उस लड़की में जो है लड़के में होता है उत्पादन। तो जो है यौन अवस्था समय से पहले ही उसमें क्या होगी? उत्पन्न होने लगेगी, और उसको क्या कहा जाता है? असामिक यौवन कहा जाएगा। तो भाई आ जाएगा असामिक यौवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16, ग्राफी पुटक या टूटना, रप्चरिंग निम्न के कारण होता है। तो LH में कमी के कारण, प्रोजेस्टेरॉन में कमी के कारण, है ना, FSH में कमी के कारण, और LH में वृद्धि के कारण। तो LH में वृद्धि चौथा आंसर है इसका, इंक्रीजिंग इन LH, इसके कारण ये होता है, रप्चरिंग का कार्य जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, एक लड़के में नरम हड्डियों, खराब दांतों के विकसित होने का पता चला है ना। मालूम चला है कि एक लड़के में हड्डियां कैसी नरम है और दांत कैसे से खराब है। तो ऐसा इसकी कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है ऐसा? विटामिन ई। अच्छा, विटामिन की कमी बोला, विटामिन ई, विटामिन डी। तो विटामिन डी का सही आंसर होगा, आप लोगों को तो मालूम है। ठीक है, विटामिन के और विटामिन ए। तो नरम हड्डियों का नरम होना और दांतों का खराब होना, यानी हड्डियों का नरम होना मतलब हड्डियों का खराब होना और दांतों का खराब होना। हड्डी और दांत खराब किस विटामिन की कमी से होते हैं? विटामिन डी के कारण होते हैं। ये तो आप लोगों को परफेक्ट पता है, बिल्कुल इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है? गर्भ को रोकने की विधि कौन सी नहीं है? हार्मोनी विधि, रोधिका विधि, प्राकृतिक विधि और MTP। यही सही आंसर है, चौथा वाला MTP विधि नहीं है, गर्भ निरोधक विधि नहीं है, MTP चौथा आंसर सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 19वां है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि किसी एंजाइम का उत्पादन नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि किसी एंजाइम का उत्पादन नहीं करती है? गैस्ट्रिक ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत, लार ग्रंथि। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। तो कौन नहीं करती है? तो सब इसमें सही आंसर आ जाएगा यकृत। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। इसको अपन कलेजा, लीवर, जिगर ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, लीवर इंग्लिश शब्द, यकृत शब्द होता है। तो यकृत स्राव उत्पन्न करती है। ये पित्त स्राव उत्पन्न करती है, जो पित्ताशय में जमा होता है फिर भोजन में मिलता है, परंतु ये एंजाइम्स उत्पन्न नहीं करती है। यकृत एंजाइम्स उत्पन्न नहीं करती, स्राव उत्पन्न करती है पर एंजाइम्स उसमें नहीं पाई जाती, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी जीव का विकासवादी इतिहास खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। किसी भी जीव के विकासवाद के मतलब कैसे उस जीव का विकास हुआ, उसके इतिहास को किस नाम से जानते हैं? मतलब उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइलोजेनी, वंशावली, इनमें से कोई नहीं, और व्यक्तिवली। तो सही हो जाएगा फाइलोजेनी। सही आंसर इसका पहला वाला फाइलोजेनी। किसी जीव का विकासवादी इतिहास कहलाता है, फाइलोजेनी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, आपको क्या लगता है कि मानव शरीर में सीपेसियस यानी वशामय ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ठीक है, देखो वशा वाली ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? बहुत जनरल क्वेश्चन है जी। ठीक है, पेशी,
अमाशय, हृदय और त्वचा। तो इसके पहले भी क्वेश्चन आया था वसा से संबंधित, तो आपने उसमें देखा था वसा जो है कहाँ पाई जाती है, त्वचा के, त्वचा से संबंधित। वसा का जो रोल है, वसा का जो संबंध है किससे, त्वचा से संबंधित है ना। पेशी में तो वसा का कोई मतलब नहीं होता, वसा वहां पे नहीं पाई जाती, अमाशय में नहीं होता, हृदय में नहीं होता, यहाँ तो त्वचा में होता है। तो आपको क्या लगता है कि मानव शरीर में सीबीएसई ग्रंथि, वसा में ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, चौथा वाला त्वचा में, स्किन में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22वां। कोशिका विभाजन में वह चरण जिसमें जीवन फेज, एस फेज और G2 फेज यानी अवस्था शामिल होती है, कौन सी होती है, मध्यावस्था मेटाफेज या पूर्वावस्था प्रोफेज, एनाफेज या इंटरफेज। तो सही है, आपको मालूम है इसमें क्या आएगा सही आंसर, इंटरफेज। इंटरफेज में G1, S और G2 अवस्था पाई जाती है इंटरफेज में। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 23वां क्वेश्चन। अग्नाशय में बीटा कोशिकाएं इंसुलिन को स्रावित करती है, अल्फा कोशिकाएं क्या स्रावित करती है बताना है। बीटा कोशिका जो है इंसुलिन का स्राव करती है, अल्फा कोशिका क्या स्रावित करती है बताना है। पहला वेसोप्रेसिन, और आपको समझ सकते हैं अग्नाशय में बीटा कोशिका इंसुलिन मतलब मीठे पदार्थ है, इंसुलिन का मतलब शुगर से संबंधित है, मीठे पदार्थ को स्रावित करती है। तो आप इसी के हिसाब से इसका भी जो है अनुमान लगा सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से, यदि नहीं पता है आपको। वेसोप्रेसिन, ग्लूकागन, थायरोक्सिन और ऑक्सीटोसिन। तो थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन तो बिल्कुल, थायरोक्सिन तो जो है थायराइड से निकलता है ना। ऑक्सीटोसिन का भी स्राव है वो, है ना, मतलब इससे नहीं होता है, मतलब अग्नाशय से नहीं होता है। तो यहाँ पे ग्लूकागान, जैसे ये ग्लूकोज, इससे इंसुलिन, ग्लूकोज, शुगर, ऐसा ये आप अनुमान लगा सकते हैं, तुक्का मतलब लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, है ना। अल्फा कोशिकाओं से क्या साबित हो सकती है, ग्लूकागान। ग्लूकागान सही आंसर हो जाएगा इसका, है ना, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकागान, ऐसा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। स्तंभ कोशिकाएं जो स्राव के लिए विशिष्ट होती है उन्हें खालिस्तान कहा जाता है ना, स्राव के लिए विशेष होती है। कौन सी स्तंभ कोशिकाएं, घनाकार उपकला, स्तंभकार उपकला, रोमन उपकला, ठीक है, ग्रंथिल उपकला, ग्रंथिल उपकला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रंथिल उपकला। ग्रंथिल उपकला जो चौथा आंसर है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 25वां क्वेश्चन है। एकल न्यूक्लियोटाइड के अनुरूप पुनर्योजन या विनिमय, क्रॉसओवरिंग की सबसे छोटी इकाई खालिस्तान कहलाती है, क्षारक कहलाती है, अलील कहलाती है, उत्पाणु कहलाती है या पुनराणु कहलाती है। तो पुनराणु, रेखान जिसको, हाँ रेखान, पुनराणु रेखान, इसकी सही क्या आंसर आ जाएगा, रेखान। सबसे छोटी इकाई जो होती है क्रॉसओवरिंग की वो क्या कहलाती है, रेकॉन कहलाती है। ठीक है, ये आपने पढ़ा है, जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क में यूरोपोइसिस या मूत्र निर्माण का एक चरण नहीं है। निम्न में से कौन सा वृक्क में मूत्र निर्माण का एक चरण नहीं है। वृक्क मैंने किडनी, किडनी में मूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, मूत्र का निर्माण किडनी में होता है, ब्लड भी किडनी में छनता है, छनने के बाद ही जो बचता है वो मूत्र की प्रोसेस आपने पढ़ा है। तो मूत्र का निर्माण, वृक्क में मूत्र का निर्माण किन का चरण नहीं है, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो पहला है चयनात्मक पुनः अवशोषण, दूसरा है वीए मिनन, तीसरा है केशिका गुच्छीय निस्पंदन और चौथा है नलिका तार स्राव। तो इसमें जो है दूसरा सही आ जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, विनेमिन या डी एमिनेशन, एमिनेशन जो है इसका सही उत्तर आ जाएगा 26वां क्वेश्चन का। 27वां क्वेश्चन क्या देखते हैं। उस इम्यूनोग्लोब्यूलिन का नाम बताइए जो धूल एलर्जी जैसी एलर्जी की प्रतिक्रिया की मध्यावस्था करता है। ठीक है, धूल से एलर्जी हो जाती है उसकी मध्यावस्था करता है, ऐसा कौन सा जो है पदार्थ होता है। तो IgA, IgE, IgG, IgM, तो सही आंसर हो जाएगा इसका दूसरा वाला IgE। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लास्टोसिस्ट के संबंध में गलत है। ब्लास्टोसिस्ट के संबंध में गलत है ना। ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली बनाती हैं। दूसरा, यह कोशिकाओं का ठोस द्रव्यमान है, नहीं ये गलत हो जाना चाहिए, यह कोशिकाओं का ठोस द्रव्यमान है, ये गलत होना चाहिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसमें कम से कम दो प्रकार की कोशिकाएं, ट्रोफोब्लास्ट और आंतरिक कोशिका द्रव्यमान होता है। और चौथा है जोना पेलिसिडा तना हुआ एवं ब्लास्टुला में टूटने के लिए उत्तरदायी होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ही होगा, है ना, यह कोशिकाओं का ठोस द्रव्यमान है। ठीक है, 28 का क्वेश्चन हो जाएगा दूसरा। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगुही नहीं है। प्लेहेलमिंथिस नहीं है, एनलिडा नहीं है, आर्थोपेडा नहीं है, इकाइनडोर्मिटा नहीं है। सबसे पहले आ जाएगा, है ना, प्रगुहा, मतलब प्रगुहा नहीं पाई जाती है। इसमें नहीं पाई जाती है, प्लेहेलमिंथिस में, ये पढ़ाया आप लोगों ने, जानते हैं बहुत अच्छे से। और अब इसका अंतिम क्वेश्चन जो है जूलॉजी का अंतिम क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, वातिल अस्थियां वर्ग। वातिल अस्थि वर्ग में किस में पाया जाता है। तो किस, यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं, स्तनधारी, सरीसृप, आस्तिक्वित और पक्षी वर्ग, इन चारों में से किस में वातिल अस्थियां पाई जाती है। वातिल अस्थि वर्ग में कौन आता है, तो कौन आता है, पक्षी वर्ग। इसमें जो आ जाएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, पक्षी वर्ग हो जाएगा इसका सही आंसर, पक्षी वर्ग इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा जूलॉजी के जो 30 क्वेश्चन थे किस तरह से आते हैं। 2019 का पेपर है। ठीक है, ये 2019 का पेपर है।
है ना, आप लोगों को मैंने कैसे क्वेश्चंस आते हैं जूलॉजी के लिए, जूलॉजी की इसका आइडिया लग जाए इसके लिए मैंने क्वेश्चन दिखाए हैं, है ना। आंसर्स जो है मैंने आपको बताए हुए हैं कि इसका आंसर दिए, सॉल्यूशन मॉडल है तो उसी में आंसर दिए हुए थे, तो वहीं से आपको एक आइडिया लग जाता है कि मतलब किस तरह इसका क्या आंसर होगा और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, आते हैं। तो आपने इसमें देखा कि 5 से 8 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो जनरल क्वेश्चन जो सबसे बनते हैं, आप लोगों को उस 5 से 8 को बढ़ाकर 15 तक पहुंचाना है। 5-6 नंबर की आपको तैयारी करनी है और बड़ी आसानी से तैयारी होती है, बिल्कुल भी डरिए मत, थोड़ा मेहनत से जुनून से 40-45 दिन तैयारी कर लीजिए, 1.5 महीने का आपके पास टाइम है पढ़ने के लिए, यहाँ वहाँ बिल्कुल मत भटकिए। कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन अपने जैसे भी है वो आपका मैटर है, ठीक है। तो आप देख लीजिए उसको, और घर में बैठ के भी आप 11th और 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री जो आप लोगों ने 11th-12th पढ़ते समय पढ़ी है, चाहे वो फिलहाल की हो, युगबोध की हो, प्रबोध की हो, नवबोध की हो या एनसीईआरटी हो, सीबीएसई जो भी हो, जो आपके पास उपलब्ध है ना, वो बुक से आप पढ़िए। जिस बुक से आपने पढ़ा है उसमें मालूम है कौन सी जगह पे क्या क्या चीजें, कैसा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि उसका अपना अध्ययन किया है, तो वो आपको सुविधाजनक होगा, ज्यादा अच्छा है ना, आप लोगों को दिक्कत नहीं करेगा। तो उसी चीज को पढ़िए, उसी में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और वैसे भी हमको 30 में 30 नंबर लाना नहीं है, वैसे भी 30 में मात्र 15 नंबर लाना है। तो 1-2 क्वेश्चन छूट भी जाते हैं तो उसके लिए परेशान मत हुई कि हमको पूरा 30 में 30 करना है, 150 में 150 नहीं लाना है, 150 प्लस ही नंबर लाना है। बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए, है ना। 8 से 10 क्वेश्चन तो आपसे वैसे ही बन रहे हैं सबके, किसी से 8 बन रहे हैं, किसी से 7 बन रहे हैं, किसी से 10 बन रहा है, आपको 15 तक इसको पहुंचाना है। तो उसके लिए आप जो है आपकी जो बुक है उसी से तैयारी करिए। आप बहुत कई लोग अभी हम देख रहे हैं तो फिजिक्स सब कमेंट्स आते हैं, हम लोगों को फोन कॉल्स आते हैं, सर हम कौन से बुक से पढ़े, हम फिलहाल से पढ़ लें क्या सर, हम ये एनसीईआरटी से पढ़ लें क्या सर, ये तो ऐसा है तो वो तो वैसा है तो हम सीबीएसई पढ़ लें। बहुत ज्यादा कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। आप लोग क्या करते हैं कि अभी 1.5 महीने का आपके पास समय, आप ये वाली पुस्तक यहाँ से लाओ वहां से लाओ, इसी में टाइम खराब कर देते हैं और पढ़ते हैं नहीं। आपके पास जो बुक उपलब्ध है, आपके पास जो है जिससे अपनी 11वीं पढ़ाई की है उसी बुक को पूरा पढ़ लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, 11th-12th की, और जूलॉजी, बॉटनी और इंग्लिश ग्रामर। किसी बच्चे ने हमको पूछा सर इंग्लिश ग्रामर में हम क्या कौन सा पढ़े, 9वीं का पढ़े, 10वीं का पढ़े। इंग्लिश ग्रामर 9वीं-10वीं के नहीं होता है, इंग्लिश ग्रामर होता है, सब के लिए कॉमन होता है। कल इसका वीडियो इंग्लिश ग्रामर का डलेगा, कल का वीडियो देख लीजिएगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे बनाना है, क्या क्या चीजें आती है, मैं उसके बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा। तो परेशान मत हुई, आपके पास जो बुक है जो भी है, फिलहाल प्रबोध, नवबोध, युगबोध या सीबीएसई है, ठीक है, सीबीएसई की होगी या एनसीईआरटी की होगी, जो भी होगी जिसमें 11th-12th या और 9th-10th पढ़ सकते हो। साइंस तो और अच्छी बात है, पर कम से कम पहले 11th-12th को पूरा कवर कर लीजिए, उसके बाद टाइम बचता है तो 9th-10th भी कवर कर लीजिएगा साइंस का बुक को, ठीक है, 9th-10th का साइंस बुक। बहुत अच्छी और प्यारी तैयारी हो जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप लोगों को ये वीडियोस कंटिन्यू देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वैसे भी आप लोगों का बहुत प्यारा रिस्पॉन्स मिल रहा है, थैंक यू ऑल। आप लोगों को बहुत बहुत प्यार हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारी कोचिंग की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का आ रहा है, ठीक है। थैंक यू, लव यू, गुड लक।